रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम साउथ एशिया कर रहे हैं, उसके 2 लेक्चर हम आपको डिलीवर कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द पेरिफेरल स्टेट्स ऑफ द साउथ एशिया। जब हम पेरिफेरल स्टेट्स की बात करते हैं, आप इसे कल्चरल रीजन्स के रूप में इमेजिन करिए। तो हम किस किस रीजन के बारे में आज पढ़ेंगे? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दैट रीजन ऑफ पंजाब, देन कश्मीर, देन नेपाल, देन भूटान। ये सारे कल्चर के हिसाब से पढ़े हमने। नेचुरली पंजाब, जो हम इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब की बात करते हैं, वो इंडिया का पार्ट है, एंड पंजाब दैट प्रोविंस वो पाकिस्तान का पार्ट है। ओके, हम इसमें कश्मीर की किंगडम के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि वो एक कल्चरल रीजन के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये नेचुरली इंडिया का पार्ट है। ओके, तो जब हम इन्हें इस मैनर में बात कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं समझेंगे कि हम अलग अलग कंट्रीज़ पढ़ रहे हैं। नो, हम पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द साउथ एशिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज उत्तरी क्षेत्र पर ध्यान देंगे। हम कल्चर्स को फोकस पे रख के स्टडी कर रहे हैं। इन रीजन्स को हमने इसलिए पढ़ा। ओके, चलें स्टडी करें। चलिए, सबसे पहले हम इस क्षेत्र के विषय में जब पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे? हमें यहाँ के इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं। पहला, हमें समझना है कि किसी समय के जो भी यहाँ के रिलीजियस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे, समय समय पर वो जागृत होते रहते हैं और वो आज भी एक्टिव हैं। हमें पढ़ना है कि इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर का योगदान क्या है और तेज़ी से टूरिज़्म एक नए उद्योग के रूप में उभर रहा है। हमें पढ़ना है कि इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहे हैं और इस क्षेत्र में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होता है जब बात टूरिज़्म में इन्वेस्टमेंट की आ जाती है। इन सभी संदर्भों में हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के टॉपिक से। तो शुरुआत हम करते हैं पहले फिज़िकल एस्पेक्ट से। देखिए, हम जिस क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं, साउथ एशिया के जिस रीजन को, तो यहाँ पर इस मैप से ये स्पष्ट हो रहा है कि हम इस उत्तरी इलाके को पढ़ेंगे, इस उत्तरी इलाके को पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें डोमिनेंस हिमालयाज़ का है और इसके अलावा जो इस जम्मू कश्मीर रीजन के अराउंड जो माउंटेन रेंजेस हैं उनका है। और हम ये जानते हैं कि ये जिन भी रीजन्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये एसोसिएटेड हैं इंडियन प्लेट से। एक समय, ख़ास तौर पर 70 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की बात है, उस समय की बात है जब इंडियन प्लेट मूव करती हुई दिखती है और समय दर समय वो अपने अलग अलग यूनिट्स क्रिएट करेगी, जिसी के तहत आज श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन प्लेट नीचे से जाएगी और यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी। इसकी वजह से एक माउंटेन रेंज क्रिएट होगी, दैट इज़ हिमालयाज़। ओके, और ये प्रोसेस चलते जा रहा है जिसकी वजह से माउंटेन्स आज भी हाइट अचीव कर रहे हैं। ये लगातार गहरी होती नदियों की खाई से पता चलता है कि रिवर वैलीज़ डीप होती हैं। और सेकंड, एवलांचेस बहुत फ्रीक्वेंट हैं, यानी कि जो बड़े बड़े हिमखंड हैं वो स्लाइड कर जाते हैं। एवलांचेस यानी कि ग्लेशियर्स, ये बताते हैं कि जिस पर वो टिके हुए हैं उस पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है। ये दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो ये एक प्लेट, दिस इज़ द अनदर प्लेट, दोनों टकरा रही हैं। तो ये जो बाउंड्री हुई, ये बाउंड्री हुई डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्यों है ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री? क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी और उस प्लेट का वो हिस्सा जो सबडक्ट होगा वो अंदर जाके टूटेगा और वो नीचे मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जब दब के नीचे चला जाएगा तो वो मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो मैग्मा बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है वो क्या क्रिएट होता है? जो इन प्लेट के मार्जिन्स पर सारा डेब्रिस कलेक्टेड रहता है, मटेरियल, मलबा आप कह लीजिए। दोनों प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, उस मलबे पर प्रेशर बनता है, वो स्क्वीज़ होके बकल अप होता है,
यानी कि वो फोल्ड हो जाता है, तो फोल्ड हो जाता है, तो इसी वजह से बने फोल्डेड माउंटेन्स। हालांकि फोल्डेड माउंटेन्स के बनने के पीछे का एक बड़ा कारण ये था कि जो दो लैंड हुआ करते थे या दो प्लेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके सेंटर में एक खाई हुआ करती थी जो पानी से भरी थी, दैट इज़ द टेथियस सी। उसमें जितना मलबा जमा था, जब दोनों प्लेट्स आपस में टकराई, वही मलबा फोल्ड हो गया और वो फोल्डेड माउंटेन्स बन गए। ओके, तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हैं। और दूसरी लैंग्वेज में इसे कहें तो प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं, ये कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं। और हो यहाँ पर एक प्लेट का दूसरी प्लेट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्ट्रक्शन रहा है, क्रिएट यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन है, क्योंकि फोल्ड्स क्रिएट होते हैं, और हिमालय फोल्डेड माउंटेन्स हैं। ओके, और ये सारी प्रक्रिया को हम टेक्टोनिक एक्टिविटी के रूप में देखते हैं, और इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कह के पुकारते हैं। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूं जिनके वाया आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। आप प्लीज़ देखिए, ध्यान से देखें ज़रा टीना बेटा, इमेजेस को फोकस करें, क्या बताना चाहती है विद्या हमें। तो पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि ओहो सब सही था, क्या गलत कर दिया हमने। ये देखिए, ये जो कलर्ड पार्ट है ना, ये दिस वन, ये इंडियन प्लेट है एक तरह से, द कंप्लीट इंडियन प्लेट। ओके, दिस कलर्ड पार्ट। आगे की इमेजेस में इसमें से हम सिर्फ ये रीजन दिखाएंगे आपको। ओके, बट आप इसे समझिए कि दिस वन इज़ द कंप्लीट इंडियन प्लेट, जो कि इंडियन प्लेट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये लैंड मास आ रहा है, और उसी में जो इंडियन ओशन का इतना बॉटम है वो भी आ रहा है, क्योंकि पानी भी कहीं ना कहीं तो ठहरा ही होगा, पानी कहीं ना कहीं ठहरा ही होगा। तो पानी जिस तल पे रुका है वो तल भी आ रहा है, द बॉटम, और जिस इंडिया में हम रह रहे हैं वो इंडिया भी आ रहा है। अब दूसरी इमेज में ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, उसमें ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, तमाम दुनिया भर की बड़ी प्लेट्स हैं, तमाम दुनिया भर की प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनको दिखाया गया। देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ध्यान से देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है। देखिए ये कितनी बड़ी है, यूरेशियन प्लेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए सोमालियन प्लेट है। तो ये देखिए, दिस वन इज़ द इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है। ओके, अब आप उस इमेज को दोबारा देखिए, ये दिस वन इज़ द, ये सारी की सारी इंडियन प्लेट है। अब आप इसे यहाँ दोबारा देखिए, ये सारी की सारी इंडियन प्लेट है। अब बात समझ आई ना उस इमेज का और इसका फ़र्क क्लियर हुआ ना। इसमें देखिए ना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखाई गई है सिंपली आपको, इसमें यूएसए कनाडा ऐसा नहीं दिखाया गया। तो इसमें भी फिर इंडियन प्लेट ही दिखाई गई है सीधे सीधे। उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, थोड़ा डार्कन रीजन श्रीलंका और इंडिया दिखा दिया गया है, गौर से देखिए तो दिखाया गया है। इसी के लिए मैं दूसरी इमेज लाया था कि यहाँ पे सब स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए दिखाया गया, बाकी ये प्लेट इतनी बड़ी है। तो दिस इज़ द इंडियन प्लेट। अब आपको एक इमेज और दिखा देते हैं। तो इस तरह से प्लेट्स जो हैं एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, दैट यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट। ओके, तो फिर क्या क्रिएट होते हैं, दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन्स। उसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह से यात्रा हुई किसी समय में 71 मिलियन ईयर्स अगो, इंडियन ओशियन में यहाँ कहीं थी इंडियन प्लेट इस शेप में। ओके, 55 मिलियन ईयर्स अगो इंडियन प्लेट यहाँ थी। तो आप 71 मिलियन ईयर्स पहले इक्वेटर के काफ़ी नीचे हैं। 55 मिलियन ईयर्स अगो आप इक्वेटर के क्लोज आए। 38 मिलियन ईयर्स अगो आपने इक्वेटर ऑलमोस्ट क्रॉस कर ली। 10 मिलियन ईयर्स अगो आप धीरे 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 अब यूरेशियन प्लेट से टकराने जा रहे हैं। ओके, तो शेप जो है ऐसे से फिर ऐसे होती गई, ऐसे से फिर ऐसे होती गई। पहले मुंह इधर को है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते आप सीधे होते गए और टकराए। तो ये हिस्सा जो इधर को चढ़ रहा है, ये हिस्सा जो इधर को जा रहा है, ये आज के समय का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, वो इधर भी एक्सटेंड करता है और उधर भी एक्सटेंड करता है। समझ में आई बात। और वो यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो हिमालय बने। तो उधर हिमालय, इधर इंडियन प्लेट,
और हिमालय का जो नीचे का जो फोल्ड था, जो फोल्ड है वो तो ऐसे बनेगा ना, जैसे एक पेज है, पेज का फोल्ड बनाऊं तो ऐसे बनेगा। तो अब ये जो फोल्ड का ये हिस्सा, ये तो एक खाई बन गई, और ये जहां पे ये खत्म हो रहा है यहां पर तो आ जा रही है प्लेट, दैट इंडियन प्लेट। हिमालय के इस तरफ तो यूरेशियन प्लेट, टकराने से दोनों के क्रिएट हुआ हिमालय। ये जो खाई है इसे समय के साथ हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ जो डेब्रिस लाएंगी उससे फिल कर देंगी। उस पे आप रह रहे हैं आज। ये गंगा का, सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसमें हम रह रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि ये इंडियन प्लेट आई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, टकराव हुआ तो फोल्डेड माउंटेन बने। फोल्डेड माउंटेन का जो फोल्ड है वो ऐसे क्रिएट हुआ। ये जो खाली रीजन है, नदियों ने, हिमालय से आने वाली और पेनिनसुलर प्लेट्यू से आने वाली नदियों ने इसे अपने मलबे से कई वर्षों में, कई हजार लाख वर्षों में भर दिया, और ये बना द इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया, जो कि एलुवियल सॉइल से बना है। पहले ये खाली था। ओके, कोई डाउट इसमें आपको? ऐसा कहते हैं कि जब इसे पूरा गहराई तक खोद लिया जाएगा, पूरा डीपली, तो इसके बॉटम में भी जो आपको मिलेगी वो पेनिनसुलर प्लेट्यू की रॉक्स ही मिलेंगी, जब पूरा खोद लेंगे। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। आप सरलता से यही समझिए कि इस तरह से इंडियन प्लेट आती गई, ऊपर चढ़ती गई, जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय क्रिएट हो गया। हिमालय से बहने वाली नदियों ने अपने साथ मिट्टी लाई और उससे, उस मिट्टी से फिल करके उन्होंने उस खाई को भर दिया, और वो गंगा का, इंदस का और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। दैट्स ऑल। ये बड़ा नींद आ रही है क्या? पंखे से तंगी हो रही कोई? इधर बैठ सकती हो अगर कोई कंफर्टेबल। ओके, दैट इज ऑल। इससे ज़्यादा क्या पढ़ना है इसके बारे में? पहले ही पढ़ चुके हैं चीज़ें। तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स का बहुत असर रहता है इस एरिया में। यही कारण है कि ये रीजन आज भी टेक्टोनिकली एक्टिव है, और इसी कारण यहाँ पर आपको अक्सर ही अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ये सिस्मिकली एक्टिव जोन में आता है, और हिमालय एक वल्नरेबल इकोसिस्टम है। वल्नरेबल इन द सेंस कि वहाँ पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, वो फ्रेजाइल है। दूसरी बात, वो नदी, वो टेथियस सी, पानी में जमा हुए मलबे का ही बकल्ड अप वर्जन है, फोल्डेड वर्जन है। तो अधिकतर जो हिमालय खुद भी है, वो जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्स। यही कारण है कि वर्षा पड़ने पर हिमालय के पहाड़ जल्दी दरक जाते हैं, यानी कि लैंडस्लाइड्स वहाँ पर बहुत ही फ्रीक्वेंट हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण फीचर्स कौन से हैं? फिजिकल फीचर्स। उन फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले तो आते हैं काराकोरम के पर्वत, द काराकोरम रेंज। तुर्की भाषा से लिया गया ये शब्द है। काराकोरम का अर्थ है द ब्लैक स्टोन एरिया, काले पत्थरों का इलाका, द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज को देखते हैं पहले, फिर उसके बारे में चीज़ें समझेंगे। देखिए, लगभग 500 किलोमीटर की ये रेंज है, द काराकोरम रेंज। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदू कुश, जो 800 किलोमीटर की है, 500 किलोमीटर्स। इसको लेकर के बहुत से डाउट्स, कन्फ्यूजन रहते हैं कि किस कंट्री में है, कौन सी पीक है। वो डाउट और कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे आपकी। पहले आप चीज़ों को समझिए। देखिए, काराकोरम रेंज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है। इसको ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें इंडिया का मैप डिस्टॉर्टेड दिखाया गया है। हम आपको करेक्ट मैप भी दिखाएंगे, पर आपको रेंज दिखानी थी, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि ऑथर और लोग कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो इस वजह से मिस्टेक करते हैं। तो ये देखिए, हमने जब इस रेंज को देखा, काराकोरम रेंज को, तो ये देखिए हाईलाइटेड रीजन काराकोरम रेंज है। तो यहाँ से ये समझ आता है कि देखिए, भारत का जम्मू कश्मीर का इलाका, उसमें प्रेडोमिनेंट एरिया कवर हो रहा है काराकोरम का। लेकिन अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर तो दिखाया गया है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में भारत के कश्मीर का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखा दिया गया है, तो पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर देखिए चीन भी है, यहाँ तक आगे जाता है, देखिए अफगानिस्तान के पास भी जा रहा है, और अगर इस क्षेत्र को अक्साई चीन के रूप में चीन में डाला जाए तो ये चीन में भी है। ओवरऑल ये इस रीजन में है काराकोरम रेंज। अब आप इसका एक दूसरा मैप देखिए।
उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद तो थी कि वो मैप हमने इमेज क्लिक की है, और जो ना की हो तो कर लेते हैं। ये देखिए, अब इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ध्यान से देखिए, काराकोरम रेंज, ये ऑरेंज एरिया कहाँ तक फैला हुआ है इसको देखिए। इसमें जम्मू कश्मीर का जो मैप है वो प्रॉपर दिखाया गया है, और एलओसी भी दिखाई गई है डॉटेड मैनर में, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी दिखाई गई है डॉटेड मैनर में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के आप देख सकते हैं अक्साई चीन के इलाके में ये है, जिसे आज की डेट में कंट्रोल कर रहा है चीन। उसके बाद आप देखिए तो प्रॉपर जम्मू कश्मीर के इलाके में भी ये फॉल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में है, जिसे आज की डेट में कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन के इलाके में फिर है। ये देखिए जो अफ़गानिस्तान का ये एरिया इस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक अफ़गानिस्तान का ये बहुत ही नैरो कॉरिडोर है। और ये नैरो कॉरिडोर किसे डिवाइड कर रहा है? ये तजिकिस्तान और पाकिस्तान को भी डिवाइड कर रहा है। और अगर हम ये माने कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है इस समय में वो भारत ही का एरिया है, तो ये तजिकिस्तान और भारत को भी डिवाइड कर रहा है ये कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को वखान कॉरिडोर कहते हैं। इट इज़ अ वखान कॉरिडोर। तो ये बहुत फेमस कॉरिडोर है वखान कॉरिडोर। ओके, क्लियर? चलो अच्छी बात है। यही वखान कॉरिडोर से नदियां बहती हैं पामेर पर्वत से गिर के। नदी है पंज और नदी है पामेर। पंज और पामेर, यही नदियां आगे मिलकर के बनती हैं अमू दरिया। हमने अमू दरिया के बारे में पढ़ा था, वो पामेर से आती है। और यही अमू दरिया है जो एंशिएंट समय में ऑक्सस कहलाती थी। ऑक्सस रिवर। जब ग्रीक्स के भारत पे आक्रमण होंगे उसके बाद आप जब इस क्षेत्र के नक्शे को पढ़ेंगे तो आप चीज़ें कुछ ऐसी समझेंगे, ट्रांस ऑक्सस एरिया, ट्रांस ऑक्सियाना। तो ये ऑक्सस रिवर दैट इज़ द अमू दरिया रिवर, जिसकी शुरुआत पामेर और पंज नदी से होती है। और ये नदियाँ जो हैं पामेर पर्वतों से आ रही हैं और ये बह रही हैं इसी वखान वैली, दैट वखान कॉरिडोर, अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जो कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है? अफगानिस्तान के मेन लैंड से। जो तजाकिस्तान और पाकिस्तान, तजाकिस्तान और भारत के बीच में एक नैरो स्ट्रिप का काम करता है। और ये अफगानिस्तान के बदख्शां प्रोविंस में आता है। यहाँ पर अफगानिस्तान का बदख्शां है। तो वखान कॉरिडोर तक जाती है काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज की वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी को आप वखान कॉरिडोर लीजिए। उधर से वखान कॉरिडोर से होते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका पार करते हुए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ते अक्साई चीन का सारा इलाका पार करके चीन तक जाती है। ओके, तो इन मुल्कों में आज की डेट में एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में भी जाती है, चीन ऑक्यूपाइड एरिया में भी जाती है, इंडिया में भी है और अफगानिस्तान तक जाती है। काराकोरम रेंज 500 किलोमीटर, बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है ये पर्वतों की। ओके, चलिए अब इस मैप को दोबारा देख लीजिए, समझ आ जाएगा। तो दिस इज द वखान कॉरिडोर। ये वखान कॉरिडोर में 1893 के समय में, उस समय में दैट ब्रिटिश ऑफिसर और अफगानिस्तान के अमीर, इनके बीच में समझौता हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर का नाम हुआ करता था मॉर्टिमर दुरंद। तो इसी वखान कॉरिडोर में जो लाइन ड्रॉ की गई, इट इज़ द दुरंद लाइन। और यही दुरंद लाइन जो है ये बॉर्डर है बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ओके, ये दुरंद लाइन ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। यही दुरंद लाइन है जो वखान कॉरिडोर ही से गुजर रही है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर रेड क्लिफ, जैसे भारत चीन का बॉर्डर मैकमोहन, इसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वो बॉर्डर दैट इज द दुरंद लाइन।
ओके। और उस समय में तो ये सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही हुआ करता था, सारा भारत ही हुआ करता था अगर देखा जाए तो। भारत इन द सेंस जब हम भारत कहते हैं तो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। अब इसमें आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। अब हम वखान कॉरिडोर देख लेते हैं जरा। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है पानी की तरह, देखिए आप ध्यान से देखिए। दिस इज द वखान कॉरिडोर, कॉरिडोर डे वखान। तो ये देखिए हिंदू कुश पर्वत चल रहे हैं, यहां पर आके रुक रहे हैं देखिए। तो यहां पर आपको पता है पामेर है, तो देखिए यहां पर दिखाई गई है पंज नदी, पामेर नहीं दिखाई गई है। तो ये वखान कॉरिडोर है, दिख रहा है तजाकिस्तान, दिख रहा है पाकिस्तान, ओके। और ये वखान कॉरिडोर देखिए ईस्ट में कहाँ तक जा रहा है, ये चीन, तो चीन के जिनजियांग इलाके तक जाता है ये। देखिए अफगानिस्तान से का वखान कॉरिडोर चीन के जिनजियांग इलाके तक जाता है। तजाकिस्तान पाकिस्तान, तजाकिस्तान भारत, तजाकिस्तान पाकिस्तान, हाँ तजाकिस्तान भारत के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करता है ये। यहाँ तक वेस्ट में काराकोरम जाते हैं। इतनी बात स्पष्ट हुई। चलिए अब काराकोरम के बारे में एक चीज और, जब मैं काराकोरम की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ लो, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सीमलेस हो जाएगा काम, एकदम मामला स्पष्ट। तो जब मैं काराकोरम की बात करता हूं, काराकोरम के उत्तर में क्या आ जाएगा, काराकोरम के उत्तर में आएंगी दो नदियां, यारकंद काराकश, यारकंद और काराकश नदी उत्तर में, और इस नदियों के पार कुनलुन माउंटेन, कुनलुन माउंटेन। 1930 के एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने एक नॉवल लिखा था द लॉस्ट हॉरिजॉन, और उसमें एक मिस्टिकल लैंड की कहानी थी, शंग्रीला। वो शंग्रीला का कॉन्सेप्ट कुनलुन में ही कंसीव किया गया था, कुनलुन में ही वो इमेजिन किया गया था, वो दैट मिस्टिकल लैंड शंग्रीला। जलंधर में एक होटल भी है, होटल शंग्रीला, नाम समझ आ गया क्यों लिया गया है, ओके ठीक है बेटा। चल, जलंधर का होटल शंग्रीला, कुनलुन का इलाका इमेजिन्ड इलाका शंग्रीला, यारकंद और काराकश नदियों के ऊपर कुनलुन, तो कुनलुन से चले यारकंद काराकश नदियों के आगे गए तो आया काराकोरम, तो काराकोरम का उत्तरी इलाका तो पता चल गया। काराकोरम के ईस्ट में क्या है, काराकोरम के ईस्ट में अगर जाएंगे तो अक्साई चीन का इलाका आएगा, अक्साई चीन का इलाका, ईस्ट में भी साउथ ईस्ट की तरफ, प्रॉपर ईस्ट की तरफ तिब्बतन प्लेट्यू का एरिया एक्सटेंड करेगा। ओवरऑल चीन का तिब्बतन प्लेट्यू एरिया और भारत का अक्साई चीन का इलाका, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट काराकोरम का। तो ये काराकोरम है, साउथ ईस्ट इधर, अक्साई चीन इधर, प्लेट्यू पठार, ओके। काराकोरम के साउथ में क्या आएगा, काराकोरम के साउथ में नदियां मिलेंगी, गिलगिट, इंदस, श्योक, इसी फ्लो में मिलेंगी वेस्ट टू ईस्ट, और इनके नीचे फिर हिमालय प्रॉपर, हिमालय प्रॉपर मतलब काराकोरम हिमालय से अलग माउंटेन रेंज है, ओके। मतलब काराकोरम और हिमालय के बीच में ये एक सेपरेशन है इन नदियों का। पहले काराकोरम आएगा, फिर नदियां आएंगी, फिर हिमालय आएंगे। इतनी बात समझ में आई। और काराकोरम से इधर इधर जाते जाओ अगर, तो हिमालय के परे की और माउंटेन रेंजेस में मिलेंगी आपको, जैसे लद्दाख मिल जाएगी, जैसे जास्कर मिल जाएगी, ओके। तो हिमालय से ऊपर उठे जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। लेकिन हाँ, काराकोरम से अगर हिमालय तक जाना है तो रास्ते में ये नदियां मिलेंगी। इतनी बात क्लियर हुई? दैट्स ऑल। इतनी कहानी थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में हम जानते ही हैं ये नदियों का क्षेत्र। तो इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में जाकर के कहाँ खत्म हो जाएंगे, किस में जाकर के जुड़ जाएंगे, पामेर, पामेर नोट में जाकर के जुड़ जाएंगे। और अभी हमने पढ़ करके देखा है दैट वखान कॉरिडोर एरिया, वहां चले जाएंगे, उसके ऊपर पामेर। तो इसलिए हम इस पूरे क्षेत्र को
एक माउंटेन कॉम्प्लेक्स रीजन के रूप में भी देख देते हैं, द कॉम्प्लेक्स ऑफ माउंटेन्स। जैसे कई बारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ होता है जैसे कॉम्प्लेक्स ऑफ माउंटेन। कौन कौन से माउंटेन? कुनलुन, काराकोरम, हिमालय प्रॉपर, हिंदू कुश और पामेर। तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है माउंटेन्स का। अब इसे मैं दिखाना चाहता हूं। अब आप एक मैप के वजह से देखिए। तो काराकोरम का उत्तर पता चल गया, पूर्व पता चल गया, अरे पश्चिम पता चल गया, दक्षिण पता। अब ये देखिए, इस मैप को देखिए, तो देखिए ऊपर काराकोरम दिखाया गया है, देखिए इंदस दिखाई गई है, फिर देखिए हिमालय प्रॉपर दिखाया गया है। तो काराकोरम, इंदस, हिमालय, ये क्लियर कट डिवीजन हमेशा माइंड में रखनी है। ओके, काराकोरम में पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर छोड़ दूं, मैं दोनों पोलर एरिया छोड़ दूं, तो पोलर रीजन के बाहर सबसे ज्यादा बर्फ एग्जिस्ट करती है काराकोरम क्षेत्र में। दुनिया का सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। 75 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतों में है। आई बात समझ में? और उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट बियाफो, सियाचिन और बियाफो। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में भारत ने किया, इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, तो तब हमने सियाचिन पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। आज सियाचिन भारत के कंट्रोल में है, और सियाचिन के ही वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर, क्योंकि सियाचिन का टुकड़ा भारत ने अपने अंदर ले लिया, तो सियाचिन के ही वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों में दुनिया के दो मुल्कों की सेनाएं खड़ी रहती हैं 12 महीने, भारत और पाकिस्तान। सिर्फ यही ग्लेशियर्स नहीं जो मैंने बताए, सियाचिन, ब्याफो, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जैसे बाल्तोरो जैसे साल्तोरो, ये भी ग्लेशियर्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो इस वजह से पोलर रीजन के बाहर अगर हम कहें तो सबसे बड़ा आइस कॉम्प्लेक्स क्षेत्र ये काराकोरम के पर्वत हैं। काराकोरम का ही ये जो पर्वत है, अरे क्या था तथ्य, बड़ी खूबसूरत लाइन थी, चलिए वो आ जाएगी याद। काराकोरम के पर्वतों के बीच में दर्रा आता है, काराकोरम पास। किसी जमाने में लद्दाख से तजाकिस्तान के बीच व्यापार उसी दर्रे से हुआ करता था। आज के ज़माने में वो उस मैनर में फंक्शनल नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में बहुत फेमस होता था फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। ओके, काराकोरम ही के साथ 1300 किलोमीटर लंबी सड़क है जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ती है, दैट इज द काराकोरम हाईवे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक भी है दोनों मुल्कों के बीच में, काराकोरम हाईवे। ओके, ये वखान कॉरिडोर जो मैंने आपको बताया, इसका ये जो नैरो वैली स्ट्रिप, नैरो वैली एरिया है, ये उसी ज़माने के सिल्क रूट का इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट भी रहा है एक ज़माने में। बदख्शां आपने अक्सर सुना होगा पुरानी चर्चाओं में। ओके, तो वखान कॉरिडोर उस मैनर में बहुत फेमस है। वो फैक्ट है जो बस काराकोरम के बारे में अब दिमाग में नहीं आ रहा है। सबसे बड़े ग्लेशियर्स यहाँ पर मैंने बता दिया, सियाचिन। नक्शा दिखाना बाकी था आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आ जाइए हम चीज़ों को समझे। इस मैप के वाया बहुत अच्छे से बात समझ आएगी, ध्यान से देखिए। पहले इस मैप से पहले इस मैप को देखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो। हाँ, जो बताना था वो मुझे याद आ गया सच। काराकोरम में दुनिया का सबसे हाईएस्ट सेकंड नंबर का माउंटेन एग्जिस्ट करता है। दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे हाईएस्ट माउंटेन एग्जिस्ट करता है, दैट इज K2 माउंटेन। 8611 मीटर इसकी हाइट है। ये काराकोरम में है। तो बुक्स में लिखा होगा कि ये K2 पीक पाकिस्तान में है। क्यों लिखा होगा ऐसा? मैं हूं कैमरे के अंदर, हूं कैमरे में था, मैं बाहर हो गया था। ओके, वो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो मैं कैमरे की रेंज में हूँ ना, ठीक है। क्यों है ये ऐसा? क्योंकि अब हम जब ध्यान से इस मैप को देखें तो हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया, जिसमें से यहाँ तक के एरिया को तो आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही के नाम से जानते हैं, आज़ाद कश्मीर कह देते हैं वो लोग। और ये जो इलाका है ऊपर का, इसे नॉर्दर्न एरिया कहते हैं, जिसमें आता है गिलगिट बाल्टिस्तान। इस गिलगिट बाल्टिस्तान में एग्जिस्ट करती है एक पीक, दैट इज द K2। तो गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में पीक है K2, जो है भारत के जम्मू कश्मीर का इलाका, लेकिन ऑक्यूपाइड है बाय द पाकिस्तान, और इसलिए किताबों में अक्सर लिखा होता है कि K2 पीक पाकिस्तान में है। आई बात समझ में? लेकिन जब आप किताबें भारत की पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे या कोई भी बुक पढ़ेंगे, तो आपको तब ये समझ आ जाएगा कि भारत की हाईएस्ट पीक K2 है। K2 8611 मीटर, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत के नज़रिए से ये LOC के आसपास वाला नहीं, ये प्रॉपर सारा का सारा है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन रीजन तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हो गया, ये LOC हो गई, ये काराकोरम पास हो गया, मैं बताता था ना लद्दाख से सीधा तजाकिस्तान के बीच व्यापार होता था, और यहाँ पर हो गया दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पे भारत ने हवाई पट्टी विकसित की है। तो ध्यान से देखिए, अब इसे ऑरेंज रंग में दिखाया गया, ये वाला और ये वाला। तो ये तो जो है चाइनीज कंट्रोल्ड एरिया है, चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ इंडिया, अक्साई चीन का इलाका, और ये इलाका जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया एक समय में लीज पे, दिस इज द सक्षम वैली। अब मैं इसकी क्लियर करके इमेज दिखाता हूं, आ जाइए। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये इतना रीजन तो ये कहलाता है आज की डेट में आज़ाद कश्मीर। मुख्य शहर मुजफ्फराबाद, ओके। ये शहर, ये सारा का सारा आप देख सकते हैं लिखा हुआ नॉर्दर्न एरियाज। मुख्य शहर गिलगिट, ये सारा इलाका गिलगिट बाल्टिस्तान का, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं आ रही है K2। तो K2 देखो यहां पे आ रही है ना, ध्यान से देखो। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में नॉर्दर्न एरिया में ही हुई ना K2, इसलिए किताबों में अक्सर पाकिस्तान लिख दिया जाता है। लेकिन अब देखा जाए तो ये सारी टेरिटरी तो इंडियन है। तो फिर ये इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और ये देखिए, ये है सक्षम वैली, जो पहले तो ये सारा टेरिटरी जो है इकट्ठी, ये इतनी टेरिटरी सारी, ध्यान से देखो 1947-48 के बीच में जो भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई, जब पख्तूनवा लड़ा के जम्मू कश्मीर में एंटर कर गए थे, उस समय तक भारत की सेनाएं पाकिस्तान के उन लड़ाकों को खदेड़ते खदेड़ते पीछे तक ले जा रही थी। तो ये क्षेत्र तक तो खदेड़ दिया गया था। उसके बाद मसला यूनाइटेड नेशंस पहुंचा दिया गया। तो यहाँ इन सीमाओं पर सेनाएं बैठी थी दोनों मुल्कों की। और फिर बाद में जा करके शिमला समझौता हुआ, 1973-74 का समय है ये, जिसमें फिर इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया। आई बात समझ में? तो फिर तब से ये लाइन ऑफ कंट्रोल चल रही है, लेकिन ये टेरिटरी सारी इंडिया अपनी मानता है। उस समय में जब ये हुआ था तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये जा रही है, देखिए ध्यान से, इधर से ये जा रही है, उधर से ये ऐसे आ रहा है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर भी फिर उस समय में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार होता था। लेकिन 1984 ऑपरेशन मेघदूत के समय में फिर टेरिटरी यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ ले जाई गई। ये जो ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रहा है, सारा सियाचिन ग्लेशियर अंदर ले लिया गया। आज पूरे पर भारत का कंट्रोल है। ये काराकोरम रेंज पे ही आता है। और यहाँ पर जो है ये लाइन पे दुनिया के सबसे ऊंचले क्षेत्रों पर दो मुल्कों की सेनाएं खड़ी हैं, भारत और पाकिस्तान की। ओके, इस चीज़ को समझो। तो अब इस मैप को ध्यान से देखो, तो तब उस समय तक ये जो सारा क्षेत्र है, ये सारा उधर पाकिस्तान के पास था। उसमें से ये सक्षम वैली पाकिस्तान ने चीन को दे दी। सियाचिन हमने ले लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। और ये इधर तो अक्साई चीन का इलाका आप देख ही रहे हैं सारा। तो यहाँ से ये देखिए निकल के आ रही है काराकोरम रेंज है सारी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अगर हम पढ़ें तो हम हिसाब से पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में है डोमिनेंटली। लेकिन अब अगर कोई ध्यान से इसे ऐसे नॉर्मली देखे जो पूरी पृष्ठभूमि नहीं जानता, तो वो यही मानेगा कि काराकोरम मेनली पाकिस्तान में है। तो आपकी बुक में भी, क्योंकि फॉरेन ऑथर की किताब है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है, मैंने करेक्ट कर दी है। ओके, तो कुछ इस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है।
एक बड़ा हिस्सा वेस्ट में आज़ाद कश्मीर कहला रहा है, एक ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका कहला रहा है, उसके साथ सटा एक इलाका सक्शंग वैली वो चीन के पास जा चुका है। इधर यूनियन टेरिटरी लद्दाख को देखें तो उसका ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इलाका अक्साई चीन के रूप में चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, और ये बच रहा है भारत के पास। ये जितना क्रीम कलर का एरिया है ये बच रहा है भारत के पास, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्य शहर लेह आता है, कारगिल आता है, श्रीनगर आता है, जम्मू आता है। ये जो है इसमें से आज 2 यूटीज निकली हुई हैं, यूटी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें इस इलाके में 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो सीट्स हैं वो सीट्स में इस इलाके को कवर करती भी सारी सीट्स आज भी बोलती हैं, चाहे चुनाव नहीं हो रहे, हम सीट्स भर नहीं रहे हैं, पर वो बोलती हैं। ओके, और ये सारा पीओके कहलाता है, द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वो उधर से बोलते हैं इस सारे को द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आईओके। इतनी बात समझ में आई? तो ये काराकोरम पर्वत जिसमें K2 8611, इतना ही नहीं, दुनिया में बहुत ही कम ऐसी चोटियां हैं जो 8000 मीटर के ऊपर है, और उसमें से 4 चोटियां काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आती हैं, द 4 पीक्स, जैसे कि K2, जैसे कि गेशर ब्रह्म 1, जैसे कि ब्रॉड पीक, जैसे कि गेशर ब्रह्म 2। तो K2 जिसको कि हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, हम ये भी कह के पुकारते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गेशर ब्रह्म 1, ब्रॉड पीक, गेशर ब्रह्म 2, ये 4 चोटियां हैं जो 4 समिट्स जो 8000 मीटर के अबव हैं। गेशर ब्रह्म 3 भी है, वो 79 समथिंग मीटर की है, वो 8000 मीटर से नीचे। तो फिर कितने लॉफ्टीएस्ट माउंटेन हैं। ग्लेशियर्स की खासियत समझ ली, दर्रा पढ़ लिया आपने, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के नाम समझ लिया आपने, किन मुल्कों में है और कैसे, क्यों, क्या वहम भ्रम जो है वो किन कारणों से हैं, कि अगर बताया जा रहा है कि अधिकतर पाकिस्तान में है तो वो कौन सा पाकिस्तान है, वो जम्मू कश्मीर का इलाका जो ऑक्यूपाई किया उन्होंने। अगर बताया जा रहा है कि K2 गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में है तो वो कैसे बता रहे हैं, आपको समझ आ गया, वो गिलगिट बाल्टिस्तान में, ये बात सही है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भारत का है, ये बात है, वो ऑक्यूपाइड है, वो एक डिफरेंट मैटर है। ओके, तो ये है स्टोरी काराकोरम की, तो एक इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है इस क्षेत्र का। अगर इसकी दक्षिणी स्लोप्स की बात करें तो जो अरेबियन सी से साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट अपने साथ लाते हैं, वो फिर भी यहाँ तक रीच कर जाता है, लेकिन जो इसकी नॉर्दर्न स्लोप्स हैं उस तरफ ऐसे होती है ना, साउदर्न और नॉर्दर्न स्लोप, ये साउदर्न स्लोप है ना, इसको तो वो मिल भी जाता है, लेकिन नॉर्दर्न स्लोप बहुत ही बैरन है, बहुत ही ड्राई है, बहुत ही बैरन ड्राई। ओके, इसी काराकोरम रेंज में वेस्ट की तरफ जाके कुछ पर्वत और मिलेंगे। काराकोरम रेंज इस तरह से वेस्ट में एंड हो रही है इसके इन रीजन्स में, दैट इज जैसे राकापोशी, हारामोश, ये पर्वत भी मिलेंगे आपको। ओके, आगे बढ़े। इन पर्वतों के बाद एक और पर्वत आते हैं, दैट इज हिंदू कुश। अब हिंदू कुश के नाम को लेकर के कई वहम है, कई भ्रम है, लेकिन तकनीकी रूप में नाम क्या है? देखिए, तकनीकी रूप में नाम हिंदू कुश का मतलब क्या है? अगर तो आप अलेक्जेंडर की बात करें, जब सिकंदर आता है, उस समय के हिस्टोरियंस की बात करें और स्वयं उसकी बात करें, तो वो इसे क्या 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 कह के मान रहे हैं? वो मान रहे हैं कि ये इंडिक क्षेत्र का, भारत क्षेत्र का कॉकेसस माउंटेन है, इसे कॉकेसस इंडिकस कहते थे। और लंबे समय तक हिस्टोरियन इसे यही कह के पुकारते भी रहेंगे। मेन कॉकेसस तो आप जानते हैं कैस्पियन सी, ब्लैक सी के बीच में, इसे कॉकेसस इंडिकस कह के पुकारा जाता था। फिर टर्मिनोलॉजी चेंज हुई, हिंदू कुश बर्फों से भरा हुआ क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए, अगर तुर्की लैंग्वेज की बात करें, जिसका कि प्रभाव है इन इलाकों में, हम जानते हैं तुर्किस्तान कहलाता है इलाका, तो उसमें पर्वतों के लिए शब्द यूज होता है कुह। तो जैसे हमने कोई चीज़ को बहुत ही सॉफ्ट मैनर में प्यार से पुकार